ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आए थे मसाले ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर पूरे इंडिया में राज करने लगे। आखिर कैसे एक छोटी कंपनी ने पूरे इंडिया को गुलाम बनाया था, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1600 को, जब 125 शेयर होल्डर्स मिलकर 72,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी बनाते हैं इंग्लैंड में स्पाइसेस यानी मसाले ट्रेड करने के लिए। इस दौर में मसालों की काफी वैल्यू होती थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि काली मिर्च को मर्चेंट्स ब्लैक गोल्ड कहते थे, यानी इसे गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता था। अब इस ट्रेड के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची इंडोनेशिया के मलुकू आइलैंड। यहाँ पहुंचते ही इन्होंने देखा कि यहाँ पहले से ही स्पेनिश और डच ट्रेडर्स मौजूद हैं, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जगहों को ढूंढती है ट्रेड के लिए, तो ये लोग पहुँचते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी उस वक्त मसाले बहुत ज्यादा थे। इस वक्त इंडिया में राज था मुगलों का। पहुंचते ही जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से आगरा जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आगरा कैपिटल था। विलियम हॉकिंस मिलते हैं मुगल सल्तनत के शहनशाह जहांगीर से और उनसे इजाजत मांगते हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, ताकि वो ट्रेड कर सके। जहांगीर मना करते हैं, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी पोर्चुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे इंडिया में और उनकी काफी अच्छी रिलेशंस भी थी मुगल्स के साथ। विलियम हॉकिंस वापस जाते हैं इंग्लैंड और इस बार इंग्लैंड के ऑफिशियल एम्बेसडर सर थॉमस रो को साथ लेकर आते हैं इंडिया। सर थॉमस रो एक होशियार आदमी थे। उन्होंने जहांगीर को इजाजत देने और ट्रेड के फायदे बताए, तो जहांगीर ने फाइनली इजाजत दे दी और इस तरह सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खुली। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और फैक्ट्रीज बनाते हैं और 1640 तक ये काफी फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में बना चुके थे। इनके पैर अब काफी हद तक जम चुके थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला टारगेट था बंगाल के अंदर भी ट्रेड शुरू करना, क्योंकि ये जगह इनके लिए काफी प्रॉफिटेबल था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम हेजेस बंगाल के गवर्नर के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करके छोटे लेवल पे ट्रेड शुरू कर लेता है, लेकिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर चेंज होते हैं और बनते हैं जोसिया चाइल्ड। जोसिया चाइल्ड इन रूल्स और एग्रीमेंट्स को तोड़ने लगा जो बंगाल के गवर्नर के साथ विलियम हेजेस ने बनाए थे। बंगाल के गवर्नर इससे नाखुश थे, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स न देने पे इनके बीच मसले बने और छिड़ गई वार। जोसिया चाइल्ड 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स लंदन से इंडिया मंगवाते हैं और ये पहली दफा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों पे हमला करते हैं। उस वक्त मुगल काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस वक्त के मुगल शहनशाह औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। यहाँ औरंगजेब की मौत हो गई और इसके बाद काफी शहनशाह मुगल सल्तनत के बदलते गए, जिससे मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गया। 1717 में फाइनली मुगल शहनशाह बने फर्रुखसियार, जिन्होंने बंगाल से टैक्स हटाया और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड शुरू करने लगे बंगाल में बिना टैक्स के। इससे बंगाल के गवर्नर खुश नहीं थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मसला बन रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस गए और पॉलिटिक्स में पैसा लगा के फाइनली 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के मुताबिक ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन गए और अब बंगाल का सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी से सब्सिडरी अलायंस बिल्ड की बाकी गवर्नर्स के साथ। इस अलायंस में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी देते थे इन गवर्नर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बदले वो इन गवर्नर्स से पैसा लेते थे। लेकिन हकीकत में ये आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी, क्योंकि आखिर ये इन्हीं की तो आर्मी थी। इस अलायंस में इन गवर्नर्स के पास अपनी आर्मी कम होने लगी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी इस्तेमाल करते थे, जिससे ये गवर्नर्स कमजोर पड़ गए। अब इस आर्मी के बदले गवर्नर्स जो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, जब ये पैसा वो उन्हें नहीं दे पाते थे, तो इनके टेरिटरी के लैंड का कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी लेते थे और कभी कभी तो ये अपनी आर्मी लेकर दूसरे टेरिटरीज में घुसकर उसे अपने कब्जे में लेती। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी और ताकत इंडिया में बढ़ती गई और इसी तरह वो इंडिया पे राज करने लगे।